आइए बाजार के जाने माने दिग्गज और गो इंडिया स्टॉक्स डॉट कॉम के फाउंडर राकेश अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राकेश अरोड़ा साहब बड़ा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं भारतीय बाजारों का, विदेशी बाजारों का, विदेशी ब्रोकरेज फर्म के साथ उन्होंने कई बड़े ओहदों पर पदों पर काम किया है। तो पूरा उन्हें उन्हें पूरा सेंस है कि दुनिया भर के बाजार और भारतीय बाजार किस तरह से काम करते हैं, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और इकोनॉमी से जुड़े हुए सारे मुद्दों पर उनकी बड़ी गहरी पकड़ है। लेकिन जो राकेश अरोड़ा साहब को जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, कहते हैं कि हिंदुस्तान में मेटल सेक्टर के मामले में राकेश जी से बड़ा कोई एक्सपर्ट है नहीं। तो सर, मार्केट पे आपसे बात बाद में करूंगा, पहले मेटल से बताइए क्योंकि वो जानना समझना भी बड़ा ज़रूरी है। पहले तो सब लोग ये कह रहे हैं कि ये मेटल की जो तेज़ी हो रही है, सर ये क्या वाकई में जेन्युइन है या आर्टिफिशियल? पहले तो ये समझाओ, दुनिया भर में जो ये मेटल भाग रहे हैं सारे के सारे, मतलब क्या है, क्या इसके पीछे राज बताइए। तो अनिल जी, इनको दो भाग में बांट के देखना चाहिए। एक तो प्रेशियस मेटल्स हैं जिसमें गोल्ड आ गया है, जिसमें एक चल रहा था कि भाई डॉलर को रिप्लेस करने के चक्कर में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, और सेंट्रल बैंक ने तो खैर गोल्ड खरीदना थोड़ा कम कर दिया है, बट ईटीएफ वाले चढ़ पड़े हैं उसके ऊपर। तो नॉर्मली गोल्ड जो 8-9% रिटर्न देता है वो अभी थोड़ा सा स्क्यूड हो जाता है। ऐसा होता है ना, कभी लॉन्ग पीरियड आता है कंसोलिडेशन का, फिर अचानक से भाग जाते हैं। तो गोल्ड उसी एंगल से चल रहा था, और उसी के सिंपैथी में सिल्वर भी चल रहा था, और फिर बीच में स्टोरीज आने लग गई कि सोलर में हमें का यूज होता है, जबकि सोलर का यूज तो बहुत ही मिनिस्क्यूल होता है, उससे कोई इतना आनी जानी थी नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल्स का जो रन आना था वो एक बार आ चुका है, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि घट जाएगा, बट आज जैसे वो एक न्यूज़ घूम रही है, पता नहीं वो सच है कि नहीं, कि रशिया वापस से यूएस डॉलर में ट्रेड करना चाहता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डॉलर, मेरे हिसाब से गोल्ड वगैरह पे प्रेशर आ सकता है। दूसरा है बेस मेटल्स, जहाँ पे रिन्यूएबल को लेके काफ़ी उम्मीद है, और वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट सप्लाई भी है। स्पेशली जैसे कॉपर हो गया तो वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट सप्लाई का भी सिचुएशन है। और एल्यूमिनियम जहाँ पे कि चाइना ने न्यू कैपेसिटी पे भी बैन लगा रखा है, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस है। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम तो आराम से बनाया जा सकता है, जितना मर्जी चाहिए उतना अवेलेबल है वर्ल्ड में। तो अब इसमें एक जो गौर करने वाली बात है कि पहली बार चाइना में सोलर इंस्टॉलेशन इस साल कम हुआ है पिछले साल से। तो एक आप वैसे भी एक लिमिट पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन पहले हो चुका है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल भी काफी कुछ हद तक पीक आउट हो गए हैं। तो प्रेशर्स मेटल और बेस मेटल दोनों के लिए मैं कहूंगा कि पीक आउट हो चुके हैं। अब आते हैं फेरस मेटल पे। फेरस मेटल जिसमें स्टील हो गया, आयरन ओर हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद है क्योंकि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड चल रहे थे। और यहाँ पे पिछले अगर 2 महीने में देखें तो 3-4 हज़ार रुपये पर टन से भाव भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ मार्जिन एक्सपांशन रहेगा, और यहाँ थोड़ा सा अर्निंग सपोर्ट रहने वाला है। तो स्टील थोड़ा बेटर लग रहा है, बट मेरे हिसाब से बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल में प्रॉफिट बुक करके, और आई थिंक इक्विटीज में लगाना बेटर रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा कि पूरे के पूरे दोनों ही प्रीशियस मेटल और बेस मेटल्स पर ये पूरा का पूरा आउटलुक आउटलुक आप सर बताएं जरा बाजार के बारे में भी। सारी इवेंट्स बड़ी बड़ी तो निकल गई है, लेकिन बाजार अभी भी लड़खड़ा रहा है, बढ़ना तो चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? तो अनिल जी, वो इस सब लोग ये मान रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है स्टॉक खरीदने के लिए, बट पैसे नहीं है। तो ये एक समराइज कर देता है सिचुएशन को। मेरे हिसाब से आज अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मेरे पास एक भी रीजन नहीं है कि मार्केट क्यों नीचे जाना चाहिए। अर्निंग्स ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट ठीक है, फिजिकल सपोर्ट है, मॉनेटरी सपोर्ट है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम हो गई है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। और अर्निंग्स मैं देख रहा हूँ कि इसको Q3 की अर्निंग्स काफ़ी ठीक आ रही है, डबल डिजिट 12-13% ग्रोथ आ रही है। और इन्फ्लेशन भी थोड़ा पिकअप हो रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी मुझे लगता है कि 10-11% के ऊपर चली जाएगी। तो इससे आउटलुक सब ठीक लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये केवल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने की बात है। मार्केट यहाँ से नीचे जाने का कोई खास अंदेशा लग नहीं रहा है। छोटी छोटी नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत बड़े बड़े रिएक्शन दे रही है, बट आई थिंक बॉटम पे ऐसा ही होता है। ठीक बात है, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि बाजार के बढ़ने के सारे कारण हैं। सोचिए, जो मेटल्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, वो कह रहे हैं कि अब मेटल्स में बिकवाली करके प्रॉफिट बुक करके इक्विटी में पैसा लगाने का समय है। अच्छा बताएं सर, इक्विटी में फिर पैसा लगाना है तो कहाँ, क्या पसंद है आपको? सो अनिल जी, यहाँ पे दो अप्रोच है। एक तो हमारा डोमेस्टिक
इकोनॉमी भी काफ़ी सॉलिड फुटिंग पे है और गवर्नमेंट ने जो फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं, टैक्स ब्रेक दिए हैं और आरबीआई की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट कट आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कंज़म्पशन और बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी पोर्शन होना चाहिए अपने पोर्टफ़ोलियो का, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दूसरा अभी ये जो यूएस एफटीए यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है और यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो दबा के बढ़ने वाला है। तो एक्सपोर्ट सेक्टर को भी हमें देखने की ज़रूरत है। और तीसरा तो मैं कहूँगा कि आईटी सेक्टर की भी काफ़ी धुलाई हो गई है। ज़रूरत से ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी बढ़ रही है। तो ओवरऑल मैं मार्केट को देख रहा हूँ, तो अब आपको जो पसंद आए ले लीजिए, यहाँ से सब चलने वाला ही है। नहीं लग रहा है, लोग तो कह रहे हैं कि तो कंपनी बंद हो जाएगी, 50% रह जाएगा इनका बिजनेस, सब कोडिंग वोडिंग एआई कर लेगा, मतलब ऐसा पैनिक मचा के रखा है कि पूछे मत, हालत ही खराब है। अनिल जी, हम तो एक छोटी-सी कंपनी चलाते हैं। हमने भी 13 लोग लगा लिए हैं केवल एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि डिमांड बढ़ने वाली है, ना कि घटने वाली है। आप बताइए कि कौन-सा बिज़नेस ऐसा है जो आज एआई को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेगा? हुँ। तो जो ले ऑफ आएँगे, मुझे वो नहीं लगता है कि आईटी में आने वाले पहले। पहले दूसरी जगह आने वाले हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी गेन्स आता है, कुछ कॉस्ट एफिशिएंसीज़ आती हैं, मुझे लगता है कि सारे बिज़नेसेस को आईटी और एआई की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हुँ। बिज़नेस मेरे हिसाब से तो बढ़ने वाला है। ये बहुत ही मतलब अब 10-20 साल बाद क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगले 10 साल के लिए मुझे कोई चिंता नहीं लग लेकिन रही। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बात की कि अब आईटी में तो नहीं, दूसरी जगह कहीं और। दूसरी जगह कौन-सी सर? वो भी बताओ फिर, कहाँ कहाँ डर ज़्यादा है? अनिल जी, देखिए ऐसा है कि बेसिक जो काम होता था, वो आजकल आप ऑटोमेट कर सकते हो। करेक्ट? तो जो भी हमारे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो भी आ रहे हैं, उनको थोड़ा स्पेशलाइज़ेशन करना पड़ेगा। अब वो ऐसा डेटा एंट्री का काम हो गया, कुछ ढूँढ के ले आए, ये सब चीज़ें जाने वाली है, जो बेसिक काम था। तो मुझे लगता है कि अब सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा और फ़ॉर्च्यूनेटली इंडिया और अफ्रीका और इंडोनेशिया को छोड़ के कहीं पे पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है। तो वहाँ तो वैसे ही ये सब चीज़ें चाहिए, जस्ट नहीं तो काम भी नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ 3 थीम बताई, कंजम्पशन, बैंक्स और साथ ही साथ अगर आप में हिम्मत है, रिस्क लेने की ताकत है, तो फिर आईटी भी। 3 सेक्टर बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। चूँकि आप मेटल्स काफ़ी ट्रैक करते हैं, आपने कहा भी, तो जो लोग सोना-चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं, देखिए आप कितना ही कहें कि शेयर ले लीजिए, जिसको सोना-चांदी लेना तो वही लेके रहेगा। बस खाली उनके लिए एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या सही लेवल है खरीदारी करने का? कहाँ आए सोना-चांदी, और किसी को लेना ही है, तो कहाँ लेना चाहिए? सो अनिल जी, अभी $4000 के आसपास का नंबर आ रहा है गोल्ड के लिए और 45 से $60 की रेंज है चांदी के लिए, थोड़ी बड़ी रेंज है। बट यहाँ पे आए तो फिर भी देखा जा सकता है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सोना है, आप देखिए कि कोविड लोज़ में 55-56 हज़ार रुपए पर तोला था। अभी 1,60,000 है। तो अनिल जी, कितने स्टॉक हैं जो 7 से 8 टाइम हुए हैं कोविड लो से, मतलब 100 प्लस तो अपन ही गिन लेंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, वो डाइवर्सिफ़िकेशन के नाम पे लोग ज़बरदस्ती का ये करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक में भी सेम ही रिटर्न आता है, सब अधिकतर एसेट्स एक ही तरह के रिटर्न देते हैं। तो आपको जो समझ में आता है वो करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा, जो चीज़ चल चुकी है उसका आगे चलने का उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है, तो उसमें थोड़ा कम कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल फ़ेयर आपने कहा कि जो बहुत तेज़ी से भाग चुके हैं, वहाँ पे थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम तो हो जाए। और सर आजकल तो लोग, पता चला है कि वो कॉपर की सिल्लियाँ खरीद रहे हैं मार्केट में जा के, भई अब सोना और चांदी तो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या कॉपर आपको लगता है अभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है? अनिल जी, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जो आदमी है वो इनोवेशन करता ही रहता है। अगर कोई, अब कमोडिटीज़ में यही है कि जो प्राइस है वही उसकी दवा भी है। अगर जितना प्राइस ऊपर भागता है वही उसकी डिमांड को डिस्टर्ब कर देगा। अब आप देखिए कि वैसे तो देखें कि गोल्ड इंपोर्ट इंडिया में 5-6% ऊपर दिखेगा अगर बिलियन डॉलर में देखें, लेकिन वॉल्यूम में देखेंगे तो 20% लोअर चल रहा है। तो आज आप जो गोल्ड कंपनीज़ हैं वहाँ पे कभी मैंने तो देखा भी नहीं था 14% 14 कैरेट का गोल्ड
तनिष्क में बिकते हुए अब कॉमन हो गया है। तो पहले आप 22 कैरेट लेते थे, अब 14 कैरेट से चला रहे हैं। तो इस तरह के डिमांड डिस्ट्रक्शन जो आते हैं, वो प्राइस ऊपर जाने से आ जाते हैं। फिर दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। अगर मेरे को कंडक्टिविटी कॉपर की एल्यूमिनियम से 3 गुना ज़्यादा होती है, जहाँ पे मेरे को साइज का प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ कॉपर की जगह एल्यूमिनियम लगा लूंगा। एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ स्टील से 3 गुना ज़्यादा होता है। अगर जहाँ मुझे देखना है कि वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वहाँ स्टील लगा लूंगा। तो इस तरह से डिमांड डिस्ट्रक्शन और सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट जो है, वो प्राइस के साथ आता है। तो फंडामेंटल सेम नहीं रहते हैं। आज कॉपर शॉर्टेज है, अगर $10,000 पे, $15,000 पे सेम शॉर्टेज नहीं रहती है। आपका तो इतना ग्लोबल एक्सपीरियंस है मेटल माइनिंग के बारे में, एक चीज़ ज़रा समझाइए। एक ज़माना था जब है ना कोई भी माइनिंग करनी है किसी मिनरल्स की, जिसमें बड़ी डीप माइनिंग है, रिस्क होती है, एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, पोल्यूशन है, तो यार थर्ड वर्ल्ड कंट्री में करा लो, चाइना में करा लो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बहुत ही कम है। हाँ, है क्रिटिकल, उसके बगैर काम नहीं चलता। क्या दुनिया में ये ऐसा कुछ बदल रहा है कि अब जिन कम देशों के पास ये मिनरल्स हैं, अब उनकी वैल्यू बढ़ रही है? और क्या मिनरल्स को, मेटल्स को अब वो पुरानी इज्जत जो नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी? अनिल जी, वो तो दौर चलता है तो ऐसा लगता है, लेकिन क्या है कि मिनरल तो जहाँ अवेलेबल है वहीं अवेलेबल है। अब कॉपर अगर चिली में है, कॉन्गो में है, तो वो तो वहीं मिलेगा, हम यहाँ कितनी भी खुदाई कर लें। तो अ, जहाँ पे मिनरल अवेलेबल है उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, प्रोसेसिंग चेंज की जा सकती है। जैसे रेयर अर्थ हो गई आज की तारीख में, तो रेयर अर्थ में 1 टन निकालने के लिए 1,000 टन प्रोसेस करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि पर टन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। चाइना ने कर लिया है, लेकिन अब दूसरे देश, तो चाइना से हटके जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, इंडोनेशिया जा रहा है, अफ्रीका चला जाएगा। तो ये तो ऐसा चलता ही आया है कि जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती जाती है, जो थोड़ा सा पॉलिटिंग काम होता है वो दूसरी नीचे वाले देशों में चला जाता है। तो वो तो चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत कैपेसिटी लोग रखेंगे, जैसे जीरो हो गए थे वो नहीं होगा, लेकिन पूरा शिफ्ट कर लेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसा वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, राकेश सर, अगर आपके सामने टीवी सेट है तो ज़रा नज़र डालिए, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अभी अभी एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है और बिल्कुल आपके फील्ड से रिलेटेड ही है एकदम। अभी रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आ रही है और ये बिग ब्रेकिंग कि अमेरिका मेटल और एल्यूमिनियम पर से टैरिफ हटा सकता है। मैं आपको ज़रा याद दिला दूँ, सेक्शन 232 के अंडर में अमेरिका ने स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ थोड़े और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से मानकर उन पर टैरिफ लगाया गया था। और ये टैरिफ इन सारे टैरिफ से अलग है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए वो अलग है, ये अलग है। ये बड़ी खबर है। और ये जो टैरिफ है ये सेक्शन 232 का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये टैरिफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रम्प साहब लगाते हैं, हर देश को चुन चुन के लगाते हैं कि इनके इतना लगाऊंगा, इनके इतना लगाऊंगा, इनका कम करूंगा। लेकिन ये तो क्या है कि अमेरिका में कोई भी मेटल, स्टील या फिर कोई भी एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है, किसी भी देश से आओ, उस पर ये टैरिफ रहता है। तो ये बड़ी खबर आती दिख रही है रॉयटर्स के हवाले से। सर, कैसे देखते हैं इसको और इसका क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है सर? तो अनिल जी, जब ये टैरिफ लगाया था तो हमने लिखा था कि इसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अगर आप एक तरफ से इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हो और रॉ मटेरियल को हाई रखना चाहते हो, तो वो तो चलने वाला था ही नहीं। और दूसरा ये कि इन्होंने वैसे भी काफ़ी छूट दे रखी थी। तो अगर आप जैसे स्टील यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया से, और वो प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा है यूएस में, तो उसमें वो वैसे भी ड्यूटी मतलब जो टैरिफ था वो रिफंड हो जा रहा था। तो इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं था, बट ये पॉजिटिव है ग्लोबल ट्रेड के लिए। इसकी वजह से क्या हो गया था कि काफ़ी होर्डिंग हो गई थी। जैसे कॉपर है या एल्यूमिनियम है, इनकी इन्वेंट्रीज बहुत लो हैं। लेकिन आप देखेंगे अचानक से क्या हुआ कि कॉपर, क्योंकि वहाँ 50% टैरिफ लग रहा था, तो पूरा माल यूरोप और चाइना से उठ के यूएस में जाके जमा हो गया कि 50% टैरिफ लग जाएगा, तो उसके लिए तो यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, वहाँ पे सरप्लस हो गया। तो इस तरह का जो इम्बैलेंस हुआ है वो हट जाएगा। तो ये आई थिंक कमोडिटी प्राइजेस पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा कि अगर टैरिफ हट जाता है तो सप्लाई चेन जो है वापस से रिस्टोर हो जाएगी। या थोड़ी कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही होगी अमेरिका को? हमारे यहाँ तो स्टील, एल्यूमिनियम ज़्यादा जाता नहीं होगा सर?
हमारे यहाँ से तो इतना नहीं जाता क्योंकि हम तो काफी दूर है और हमारे पास इतना है भी नहीं। राइट। तो मोस्टली यूरोपियन यूनियन से ही ये मटेरियल जाता है और कनाडा से। ठीक बात है सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और आज पूरा डिटेल में, नो डाउट थोड़ा मैंने मेटल वेटल पे ज़्यादा फोकस कर लिया मैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में पूरा बजिंग यही है कि मेटल ही सब कुछ चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे आज बात की जाए। आपने समय दिया सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारा साथ देने के थैंक लिए यू और बहुत डीप इंसाइट देने के लिए। राकेश अरोड़ा साहब, कभी भी आपको मेटल्स ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बहुत डीप एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ही इज़ द पर्सन टू वॉच फॉर। करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। आपने देखा किस तरह से एक एक चीज़ पर उनकी गहरी पकड़ है बिल्कुल।